अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान का इज़्ज़त व वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ है क्योंकि तकरीबन 40 रोज़ जारी रहने वाली मशरिक़ वस्ता जंग में ब्रेक थ्रू सीज़ फायर पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी की वजह से मुमकिन हो सका और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मेज़बानी में ईरान अमरीका के माबैन इस्लामाबाद टॉक्स का मुनक़्क़िद होना बिलाशुबा एक अहम संगे मील उबूर करने से कम न था। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात 24 घंटे जारी रहने के बाद बिलाखिर बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म हो गए। दोनों फ़रीक़ैन अपने वफूद के हमरा वापस अपने ममालिक को लौट चुके हैं। तहम पाकिस्तान ने एक बार फिर भरपूर सिफारतकारी के जरिए मुज़ाकरात के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करने के अज़्म का इआदा किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने भी इस बात का इज़हार किया है कि आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात के हवाले से सालसी का किरदार अदा करते रहेंगे। मगर सवाल यह है कि क्या ये सिफारती कोशिशें वाकई डेडलॉक तोड़ने के लिए काफ़ी होंगी? डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ईरान से मुआहिदा होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और साथ ही साथ उनका ये बयान भी अब सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से कहा है कि इस्लामाबाद के मुज़ाकरात बड़े अच्छे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेशतर नुकात पर हमारा इत्तफाक जो है वो हो चुका हुआ है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये भी कहा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के हवाले से जो अपना वादा है उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा है कि जोहरी मामले पर हमारा इत्तफाक नहीं हो सका। मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की क़यादत में ये मुज़ाकरात हुए। उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ भी की। उन्होंने कहा कि दोनों शख्सियात गैर मामूली सलाहियतों की हामिल शख्सियात हैं, और आखिर में उन्होंने आज ये भी कह दिया कि ईरान में जो कुछ बचा है उसे भी हम ख़त्म कर देंगे। तो आज के बाद जो है आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी, 2 हफ्ते की जंग बंदी जो है क्या वो एक्सटेंड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया इस वक्त तहरीक जवानाने पाक सरबराह अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 तरह के इंप्रेशन जो हैं वो बन रहे हैं। पहले लग रहा था शायद मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए हैं, फिर पता चला कि मुज़ाकरात तो नाकाम नहीं हुए लेकिन मुआहिदा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप कभी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बड़े अच्छे रहे हैं, बहुत से नुकात पर इत्तफाक हो गया है। इसे हम क्या समझें, कामयाबी समझें, इसे नाकामी समझें, इसे क्या कहें हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने मदऊ किया। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, नहीं, मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात एंड नहीं हुए बल्कि स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स एन एंड, यानी कि एक कदम आगे है एंड होने के हवाले से। इससे यह हुआ कि एक इतने अरसे से देखिए ना, मुज़ाकरात तो ख़त्म हुए थे, तभी तो 28 फरवरी को फिर जंग शुरू हो गई थी। 40 दिन जंग रहने के बाद फिर पाकिस्तान की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आर्जी सीज़ फायर हुआ है दरमियान में, और इससे खित्ते के अंदर एक अच्छा असर पड़ा है। लेकिन अब जब ये मुज़ाकरात के हवाले से ये डिफेंस की जब ये प्रेस ब्रीफ आया, उसके बाद आप देखें आलमी मंडी के अंदर तेल की 15% कीमतें बढ़ गई हैं, और ये भी एक ज़ाहिर है दुनिया के ऊपर किस तरह से असर अंदाज हो रहा है ये सारा सिलसिला। ये एक छोटी सी मिसाल आपके सामने है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अगर ये देखा जाए तो उन्होंने जेडी वेंस साहब को भिजवाया, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वो किससे मिलने आए थे 12,000 किलोमीटर दूर? एक अपने हम मनसब से तो नहीं आए थे, बल्कि एक स्पीकर कौमी असेंबली से मिलने आए थे, बाकिर कालीबाफ साहब से, और इसी तरीके से अब्बास इराक़ची जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे मिलने आए थे। तो 15 साल बाद पाकिस्तान क्यों आए थे? इसकी कोई वजह तो है। इसका मतलब है एक पाकिस्तान ने भरोसा कायम किया, और मेरे ख़्याल है उनके जाने के बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में मेरे ख़्याल में जो बातचीत हुई है, और वो एक मस्बत इंशाल्लाह रुख लेगी। अब दोनों जो क़यादतें थीं, ये अपने तईं खुद मुख्तार तो थी नहीं कि ये यहाँ फ़तह का ऐलान कर देते कि जनाब अभी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। तो ये तो अपने मुल्क में ही जाएँगे, क्योंकि इसकी एक सरकारी ज़बान होती है, इसकी एक डिप्लोमैटिक लैंग्वेज होती है जो एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के बाकायदा लिखी जाती है, तहरीर की जाती है। जी। और ज़ाहिर है जेडी वेंस अपनी लीडरशिप के साथ बात करेंगे, उसके अंदर उनकी मिलिट्री, उनकी इंटेलिजेंस और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप की क़यादत है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उनसे बात करेंगे और फिर ये मामलात को देखेंगे। और इसी तरह से ईरान भी जाके मसूद पज़ेश्कियान साहब और उनके आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनेई साहब के साथ मशावरत करेंगे। आईआरजीसी भी और इंटेलिजेंस उनकी इसमें शामिल होगी। अब जो इसके ज़ाहिर है एक लैंग्वेज है, उसको लिखना है। नंबर 2, इसके अंदर जो एश्योरेंसेस हैं, यानी कि आप देखें फर्म एश्योरेंसेस
गारंटीज उसके हवाले से बात आती है, क्योंकि माजी में जितने भी मुआहदात और जितने भी ऐसे प्रोसेस चले, उसके अंदर नकब खुद अमेरिका ने ही लगाई, जिसकी वजह से ईरान के अंदर मामलात तो खराब होते चले गए। ओबामा साहब के दौर के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर रखने की बात हुई थी और एक खास लेवल से आगे बढ़ने की बात हुई थी कि आप उससे आगे थ्रेशोल्ड से 3% गालिबन एनरिचमेंट से आप बाहर आगे नहीं बढ़ेंगे, और साथ ही जी। साथ 200 लोगों की इंस्पेक्शन टीम का भी कहा गया था कि वो इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन करेंगे, आईएईए के लोग। अब दूसरी जानिब ईरान का तो आपने देखा, इंस्पेक्टर्स की भी इजाज़त दी गई, सब कुछ हुआ। अफसुदा यूरेनियम का तो जंग शुरू होने से पहले ही ओमान के वज़ीर ख़ारिजा ऐलान कर चुके थे कि हम तैयार हैं। लेकिन अब आबनाए हुर्मुज़ की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी मेरी नेवी जाएगी और वो वहाँ उसकी नाकाबंदी करेगी, देखेगी, इन मामलात को वहाँ बारूदी सुरंगें क्लियर करेगी। तो नेवी तो उनकी पहले भी आई थी ना, तो फिर वो जी। भाग क्यों गई? बात तो ये है। इसलिए अल्लाह करे कि ये सिर्फ बातचीत की हद तक ही रहे और इससे आगे न बढ़े, क्योंकि फिर मामलात संगीनी इख्तियार कर सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ पे फिलवक्त तो कंट्रोल ईरान का है। और दूसरी जानिब खलीजी ममालिक इससे बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। उनकी मईशत के ऊपर, उनकी तामीर और तरक्की के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत ही मनफ़ी असरात पैदा हो चुके हैं। इसलिए मेरे ख़्याल में खलीजी ममालिक तो चाहेंगे कि ये मामलात उस नहज पे ना पहुँचे, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकी बहुत अक्सरियत से देते हैं, तो उनकी ये आदत भी है। आज सुबह उन्होंने चाइना को भी धमकी दी कि अगर ईरान को उन्होंने असला फराहम किया या ईरान को उन्होंने जो है वो न्यूक्लियर के अंदर मदद फराहम की, तो फिर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ईरान का वो कुछ नहीं कर पाए, तो जाके ये उसका क्या करेंगे? हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ईरान को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दे, जैसे अमेरिका जी। ने की थी, क्योंकि अमेरिका से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी और उन्होंने यहाँ आने से पहले इस रीजन के अंदर उन्होंने सोचा नहीं था कि मामलात क्या चलेंगे। अब इसके अंदर जो एक अहम बात है वो ये है कि जो कानून है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, वो 1982 के अंदर ये आया था और उसके अंदर 200 नॉटिकल माइल, ये एक मुल्क की टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट वाटर्स, इंटरनेशनल वाटर जिनको कहा जाता है, वो आते हैं। तो 200 नॉटिकल माइल इनका हो गया, 200 नॉटिकल माइल ओमान का हो गया, तो पीछे तो रहा ही कुछ नहीं। इसी वजह से ईरान ये कहता है कि ओमान और ईरान दोनों मिलके इसके ऊपर बात करेंगे। अब जो उसके अंदर मज़ाकरात में एक ये भी बात सामने नज़र आती है, जो मेरी इत्तलात हैं, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी ये एक तरीका है, क्योंकि अमेरिका बराह रास्त तो कॉम्पेंसेशन देने की पोज़ीशन में नहीं है। माज़ी के अंदर हालाँकि ये तरीकाकार अमेरिका ने खुद ही सेट किया था, जब लिबिया के अंदर पैन एम एयरलाइन का एक तैयारा लिबिया ने गिरा दिया था और उसके अंदर फिर उन्होंने कॉम्पेंसेशन उनसे वसूल की थी और बिलियन ऑफ डॉलर कॉम्पेंसेशन के नतीजे में अमेरिका ने वसूल किए थे, क्योंकि ये असूल अमेरिका ने खुद सेट किया है। इसके तहत तो फिर कॉम्पेंसेशन बनती है, लेकिन ठीक है। क्योंकि ये जंग वो है जिसके अंदर अमेरिका पहली दफा बगैर इत्तेहादियों और बगैर इत्तेहादियों के पैसे से लड़ रहा है, इस वजह से उनके लिए मुश्किलात में इजाफा है। अच्छा, हाँ, ये है अब्दुल्ला कि मिर्कुल वो साहब, जो कता उनकी कलामी की माजरत, अभी जैसे कि अभी तो एक राउंड हुआ, ठीक है, काफ़ी लंबा वो राउंड चला, तकरीबन 21 घंटे का, लेकिन सब ने ये कैसे समझ लिया कि एक ही राउंड में तमाम मुआहिदा भी हो जाएगा और कोई ब्रेक थ्रू भी हो सकता है? इससे पहले जब आपको पता है कि 28 फरवरी से पहले ओमान में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसके भी कम से कम 7 राउंड्स हुए थे, तो एक ख़ानदानों में भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो भी ख़त्म होते होते सालों लग जाते हैं। अभी 8 दिन बाकी हैं इस जंगबंदी को ख़त्म होने में, जो आर्जी जंगबंदी है, आपको लगता है ये एक्सटेंड हो जाएगी और आने वाले दिनों में मुज़ाकरात के और अदवार हो सकते हैं? जी, बिल्कुल ये हो सकते हैं। देखें, अभी भी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकियाँ दी हैं, उसमें बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि ज़मीनी ऑपरेशन की बात नहीं की, जो कि इसराइल की बहुत बड़ी तमन्ना है, क्योंकि वो चाहता है कि अमेरिका यहाँ एक लंबे अरसे के लिए फँस जाए और उसके लिए ज़मीनी ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो अभी भी जो वो नेवल उसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर ज़मीनी ऑपरेशन का कहीं ज़िक्र नहीं किया और मुझे लगता है कि ये इस टाइम पे जो अल्लाह अल्लाह
करके एक अमन आया है मशरिक़ वुस्ता में, तो ये कायम रहेगा, क्योंकि इसराइल को ने भी बहुत ही बर्बादी देख ली है और वहाँ जो बंकर में सो के लोगों की कमरें टेढ़ी हो चुकी हैं। इस वजह से अब ये इतना आसान नहीं है। हाउएवर ये एक जंग है, आपको पता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सारे के अंदर मैं समझता हूँ कि जो आपने मुज़ाकरात की बात की बड़ी खूबसूरत, कि एक ख़ानदान में भी लड़ाई हो तो उसको भी 21 घंटों में ख़त्म नहीं किया जाता। सही। ये बात काबिल गौर है कि जेडी वेंस यहाँ तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए आए थे और वो पूरा 1 दिन से ज़्यादा क़याम करके गए। तो ये मेरे ख़्याल में उनकी सीरियसनेस बताती है और उन्होंने ये भी कहा कि हमने बहुत लचक दिखाई, हालाँकि अमूमन ये कभी भी ऐसी ताकतें जो होती हैं वो कहती नहीं हैं। लेकिन अगर वो जंग जीते होते तो 12,000 किलोमीटर दूर मुज़ाकरात न करने आते। जी। देखिए शिकस्त के जबड़ों से आप फ़तह को बरामद करने चले हैं, ये नहीं होगा। हाँ, ईरान को मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ईरान को भी सोचना चाहिए कि कहीं वो कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर बैठे और अपने दुश्मन को हल्का ना ले। ठीक है, उनको बहुत कामयाबियाँ हुई हैं, हर सतह पे, सियासी सतह पे भी हुई है, सिफारती पे भी हुई है और इखलाकी तौर पे भी हुई है, अमली तौर पर, अस्करी तौर पर भी हुई है, स्ट्रैटेजिक तौर पे भी हुई है और मुआशी तौर पे भी हुई है। लेकिन कहीं इससे आपको पता है कि एक कहीं गलती हो जाए तो फिर मेरे ख़्याल में उसका ठीक। ख़मियाज़ा बहुत लंबा भुगतना पड़ता है। बट हाउएवर आई बिलीव कि पाकिस्तान की जो ये काविशें हैं, ये ख़त्म नहीं हुई, ये जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मुज़ाकरात, जी। क्योंकि दोनों फ़रीक़ैनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि हम ये मुज़ाकरात ख़त्म कर चुके हैं, अब हमारी बातचीत बंद है, अब मैदान जंग में देखेंगे एक-दूसरे को, सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं आई। बिल्कुल, अब्दुल्ला जिसका बिल्कुल साहब, मतलब ये आपने है बिल कि कहा कि इस इंशाअल्लाह वक़्त जो है उम्मीद ये की किरण बड़ी उम्मीद की वाज़ेह किरण जो है वो इस वक्त बाकी है और सिफारतकारी एक अमल नहीं है, एक प्रोसेस का नाम है जिसका आगाज़ जो है वो हुआ है और इसको लीड किया है पाकिस्तान ने और तमाम नज़रें यकीनन पाकिस्तान पर ही थी। और अभी हमने देख ही लिया कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा है, तारीफ़ भी किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। उन्होंने कहा है कि ये दोनों शख्सियात गैर मामूली जो सलाहियतों की हामिल हैं। तो अब देखना होगा कि जो चंद पॉइंट्स रह गए हैं जिन पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो पाया, वो मामला कैसे आगे बढ़ेगा। और ख़ास तौर पर इंतज़ार इसी बात का है कि 8 रोज़ के अंदर अंदर जो जंग बंदी जो है क्या ये एक्सटेंड होगी या नहीं होगी आने वाले दिनों में। दीगर एस्पेक्ट पे भी हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मज़ और जौहरी मामले पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी देखने को मिला है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब ये कह दिया है कि इस्लामाबाद के मुज़ाकरात अच्छे रहे हैं और चंद नुकात पर हमारा इत्तफाक भी हो गया। उन्होंने ये भी बता दिया कि इन नुकात पर इत्तफाक नहीं हुआ तो क्या उन नुकात पर इत्तफाक हो सकता है और मुज़ाकरात की कामयाबी से हम कितने फ़ासले पर मौजूद हैं। प्रोग्राम के इस समय में हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर उस्मान शाहिद बड़ाई साहब ने। उस्मान साहब वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर शाज़ी अनवर चीमा साहिब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान साहब क्या तासुर आपको मिल रहा है, क्या ये मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे? क्या ये डेलिब्रेटली इसको थोड़ा सा पॉज दिया गया है और जंग बंदी जिसको तकरीबन 8 रोज़ अब बाकी रह गए हैं, क्या ये एक्सटेंड होगी और कितना एक टाइम फ्रेम हम अपने ज़हन में रख सकते हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी के करीब हम पहुंच जाएं? मेरे ख्याल में चीज़ें इतनी सिंपल नहीं, नाजुक हैं, हसास मामला है बहुत ज़्यादा और ऐसा नहीं स्पेकुलेट ही हम कर सकते हैं क्योंकि अब बाल जो है वो तो डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट के अंदर है। लेकिन जिस तरह से उनका ट्वीट सामने आया उससे हम इन्फ्रेंस ले सकते हैं और वो यही है कि पहली दफ़ा उन्होंने पूरा ट्वीट के अंदर कोई दोस्त धमकी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, बड़ी शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल की गई और इस चीज़ की बड़ी अशद ज़रूरत है। देखें, इनके पास ICBMs हैं लेकिन CBMs नहीं हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स जो हैं वो लेने बड़े ज़रूरी हैं। एक ऐसे बैकड्रॉप के अंदर ये मुज़ाकरात हुए जहाँ पे स्केप्टिसिज्म बहुत ज़्यादा था, देखें शकूक व शुबात थे बहुत ज़्यादा और ये फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट है। देखें, मुझे अभी भी इसका जो लॉजिक है कॉन्फ्लिक्ट की वो उस तरफ ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो ऐसे ही है कि वक्ती तौर के ऊपर आप जो हैं क्रैक्स हैं उसको चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मामलात मैनेज हो जाएं, लेकिन फिर ये चीज़ें कल को अनफोल्ड हो जाएंगी। बाकी ये हाईएस्ट लेवल की टॉक्स थी 79 से लेके टिल दिस डे, तो वो बड़ा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि जेडी वैंस ने जाते वक्त कोई ऐसी बात नहीं की। जर्मनी में टच डाउन किया तो ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी जो गुजरा है पिछले 24 घंटे उसके अंदर तो बड़े मुझे लग रहा है कि हौसला अफजा जो है एक सिनेरियो है और यही हमें एयर नज़र आती है वहाँ के ऊपर। ईरानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो ईरान भी जो है उनका वजारत ख़ारजा यही बात कर रही है कि कम्प्रीहेंसिव डायलॉग होंगे,
मरहला वार होंगे, और यही चीज़ पहले भी थी। देखें पैटर्न है, और जिस तरह से प्रोसेस जो है डिप्लोमेसी को प्रोसेस जिस तरह आप बात कर रहे थे कि ये प्रोसेस है पूरे का पूरा, ये वन फाइन मॉर्निंग चीज़ें होने वाली नहीं है, लेकिन ये रिगरस प्रोसेस के अंदर कॉन्फिडेंस जो मैं कह रहा हूँ बिल्डिंग मैयर उनका होना बड़ा ज़रूरी है, और रिलेटिव ऑफ कोर्स इसके अंदर गेन आएगा, कोई ज़ीरो सम गेम तो है नहीं है, और जो लेवरेज है बारगेनिंग का वो इरानियन एंड के ऊपर कहीं ज़्यादा है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि वो जंग मैदान के अंदर जीत के और टेबल के ऊपर हार जाएं। दे हैव टर्न द टेबल ऑन देम। अब इसीलिए वो जो एक नुक्ता है जो 28 फरवरी से पहले काफ़ी इंतहाई लचक दिखा चुके हुए थे, आज इरानियन उसके ऊपर भी असर्ट कर रहे हैं कि ये हमारा बीइंग ए नेशन जो है, सॉवरन नेशन, हमारा राइट है कि हम सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है पुरअमन मकासद के लिए क्यों हासिल नहीं कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में अगर यही एक पॉइंट है तो उसका फ्रेमवर्क तो पहले से तैयार है। क्या JCPOA जो है इसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं अपना किया गया था? तो 2018 से पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 200 इंस्पेक्टर थे वहाँ पे, तो अगर उसी को ही दोबारा शुरू कर लिया जाए, वो स्नैप बैक जो इनके ऊपर लगाई गई थी सैंक्शन है पिछले साल अक्टूबर में, उसको हटा लिया जाए तो मामलात आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और गुडविल जेस्टर के तौर पे जो प्री कंडीशन थी वो अमेरिका ने नहीं की। आई थिंक दैट शुड हैव बीन डन। और वो क्या थी, आप उनके $7 बिलियन के जो अकाउंट थे जनूबी कोरिया में वो रिलीज कर देते। देखिए उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करनी है, इसीलिए अब ना हुर्मस की बात अपनी जगह पे मौजूद है। लॉज ऑफ द सीज के वो सिग्नेटरी हैं, जो बात हुई थी 200 नॉटिकल माइल की, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने रेटिफिकेशन उसकी नहीं उस तरीके से की है। लेकिन ओमान के साथ जो फ्रेमवर्क आ रहा है मुझे लगता है वो उसको लेके परसू करेंगे। अब अमेरिका के कोर्ट के अंदर देखें, अमेरिका एक तरह से जिस तरह हम देख रहे हैं सूरत हाल, उनके अगले हफ्ते सेनेट के अंदर जो है वोटिंग हो रही है इसी चीज़ को लेके। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहते हैं कि वो अपने मुल्क के अंदर वो जो पोलराइजेशन है, और सबसे बड़ी बात देखें, आपका पॉलिटिकल सर्वाइवल नहीं है, तो आप क्या नेतन्याहू के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए हाथ पांव मारेंगे? जबकि एक तरफ आपकी बीवी से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करवा रहे हैं कि भाई मेरा एब्सटीन से कोई ताल्लुक नहीं। आप देखें ना, कहीं दूर दूर तक सेंस नहीं बनती है कि वो खातून अव्वल क्या कहती फिर रही हैं जी। तो यहाँ पे वो जो सैबोटाज वाला एक हम बात करते हैं, जो स्पॉइलर वाला एलिमेंट है, वो कहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल जी। लेकिन उस्मान साहब वही ना, फिर झाड़ भी तो उन्हें पड़ी है ना नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि वो अब स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा था लबनान वाले मामले पर। लेकिन डॉक्टर शाजिया, दो मेजर पॉइंट्स हैं जो कि हमारे भी जहन में थे और इसी पे बात जो है अटकी हुई है। एक तो ईरान, वो कहते हैं कि जी ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का वादा जो है वो पूरा नहीं किया। दूसरा वही जोहरी मामला, उस पर भी डेडलॉक जो है वो बरकरार है। तो ऐसी क्या बेहतरीन ऑफर थी जो कि ईरान ने एक्सेप्ट नहीं की? और ये तो सबको पता था कि जीरो न्यूक्लियर पॉलिसी ईरान ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम इसे कबूल नहीं करेंगे। तो बात तो फिर वहीं खड़ी हुई है जो कि 27 फरवरी को खड़ी हुई थी। पहले हम ये तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्रिस्टल बॉल है कि उनके बताने से पहले हमें पता था कि किस चीज के ऊपर ये प्रॉब्लम हो सकता है। अभी निगोशिएशन स्टार्ट होनी थी अगले दिन, तो ये कॉमन सेंस बात थी। इसका मतलब ये है कि और हम सब ये बात कर रहे थे कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ और उसकी फंक्शनैलिटी और ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो ज़ेर बहस आएगी। और बारहा में यही अर्ज कर रही थी कि अमेरिका जो है वो अपने साथ एक चीज़ ज़रूर लेके जाना चाहेगा, वो है खुली हुई स्टेट ऑफ हुर्मुज़ दिखाने के लिए और बताने के लिए। लेकिन ईरान जो है उसको अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे और इवन अपने वॉर टैक्टिक्स के अंदर जो है उन्होंने उसको शामिल किया हुआ है। तो वो इतना आसान नहीं था। और अगर ये यूरेनियम जो है उसकी बात ना करते, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है ये उन्होंने इनरिच करने की बात नहीं की। बात ये हुई कि, और अगेन जो है ये बातें जो है वो तीसरे चौथे हाथ से पहुंचती हैं, तो उनको उसी तरह लेना चाहिए। तो बात ये हुई कि आपके पास जो इनरिच्ड यूरेनियम है, इधर वॉलंटरली हमें दे दें या हमें बेच दें। तो आप अपने पास जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, क्योंकि दूसरी बात तो पता है कि जी हमने मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम इनरिच करना नहीं है। तो बात ये हुई कि जो 60% इनरिच्ड है, जिसको हमने पिछले दिनों चोरी भी करने की कोशिश की, उसके सिलसिले में कहा कि जी नहीं हम तो वहाँ किसी ऑपरेशन के लिए नहीं गए थे और वहाँ पे हम एक बंदा रेस्क्यू कराने गए थे। बातें निकल जाती हैं। बंदा आपका जो है वो कहीं से मिला, आधे जहाज आपके अस्फहान में थे, तो वहाँ पे वो इनरिच यूरेनियम को ही ग्राउंड फोर्सेस से निकलवाने के लिए लेके गए थे, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से उनका जो ये मिशन है फ्लॉप हुआ। तो उससे फिर ये पैनिक में इन्होंने चीज़ों को एग्री भी किया। तो पॉइंट पे आते हैं कि ये इनरिच्ड यूरेनियम क्यों बेचे ईरान, और या क्यों आपको वैसे ही दे दे। तो जब JCPOA साइन हुआ था तो ईरान ने एग्री किया था कि रशिया जो है वो इनरिच यूरेनियम मेरा रायतन अपने पास रख ले,
या तब से जो है वो रशियन टेक्नीशियन ऑलरेडी मौजूद भी हैं उनके पीसफुल प्रोजेक्ट पे, जिसपे ये बम्बार्डमेंट भी करते रहे हैं। तो एक ही बात जो है, इस दफा की निगोसिएशन में अगर इसको थोड़ा सा माइनस कर दिया जाता तो फिर भी डेडलॉक आना था। उसका दूसरी वजह ये थी कि ईरान ने बहुत स्ट्रिक्ट पोजीशन ली हुई थी लेबनान पे, तो इस पे भी आना था। तो लेकिन ये यूरेनियम की बात को अवॉइड किया जा सकता था। ये दूसरी चीज जो है वो ज्यादा लॉजिकल थी। तो अब पॉइंट ये है कि अगर बात जो है इस वक्त आगे की तरफ बढ़नी है और दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को देख लिया है फिजिकली कि कौन किसका पोस्चर क्या है, क्या पोजीशन है, कोई दरमियान में कोई नहीं है, कोई विटकॉफ कुशनर टाइप के सिविलियन लोग जो हैं जो कि जिनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो यकीनन एक दूसरे का ये भरपूर किस्म का जो है देख कर गए हैं कि अच्छा ये सूरत हाल है और ये बातें हैं। और इसके बिहाइंड पे जो है, बिहाइंड द क्लोज डोर बहुत बातें और बहुत काम जो है वो हो रहे होते हैं। इन्होंने आने से पहले 3 शर्तें ईरान की मानी थी और रिटोरिकली अगर ये पोस्चरिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनको करने दें, हक बनता है। एक अपने वक्त की एम्पायर है, वो अगर चेस्ट थंपिंग भी नहीं करे तो वो क्या करे। तो ये ईरान ने इनसे कहा था कि हम निगोसिएशन के लिए आएंगे, आप हमारे $6 बिलियन जो हैं वो अब मैं एस्केप कर रही हूँ कतर या कुवैत में से किसी एक बैंक में हमारे पास मौजूद हैं, तो वो आप हमारे रिलीज कर दें। तो इन्होंने करवा दिए। जेडी वैंस आएंगे, हम और किसी से बात नहीं करेंगे, तो जेडी वैंस आए और साथ में ये कि लेबनान जो है उसमें पर हमला रुकवाया। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शाजिया, ये आपने बड़े बड़े अहम नुकात उठाए हैं। लेकिन उस्मान साहब, ये भी खबर सामने आई थी, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उसका जिम्मेदार जेडी वैंस होगा, कामयाब हो गए तो क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप का है। तो जेडी वैंस को तो हम देख रहे हैं कि आने नेक्स्ट टाइम के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंसी के लिए भी। तो आपको लगता है कि इसका कोई इफेक्ट जेडी वैंस पे भी पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने तो अपनी साख वैसे ही ख़राब कर ली हुई है? जी, जेडी वैंस जो है वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट हैं और मेगा बेस जो है वो इस हवाले से उन्हें रिलायबल कंटेंडर के तौर के ऊपर देखती है और वो ये इम्प्रेशन मेंटेन करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। उन्होंने उस तरीके से कोई विट्रियोलिक स्पीच नहीं की, हमने देखा ना वो विंडिक्टिव रहे इस वॉर के अंदर ईरान को लेके। 28 फरवरी से लेके अभी तक उनके ट्वीट्स चेक कर लें तो काफ़ी उसके अंदर तदब्बुर और तदबीर और मामला फहमी नज़र आती है। अल्फाज का चुनाव जो है उसके अंदर काफ़ी उन्होंने एहतियात बरती और बड़ा मुहतात रवैया जो है ना उन्होंने इख्तियार किया इस हवाले से। तो मुझे लगता है नो डाउट वो उस मेगा बेस को ये बताने में कामयाब रहे कि मैंने जो आपके साथ वादा किया था मैं उसको लेके उसी तरीके से इंटैक्ट हूँ उसके हवाले से। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको पता आखिरी टर्म है, उसके बाद थर्ड टर्म वो सिक्योर कर नहीं सकते। और कल उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बात की, मैं आपको बताऊँ ना, वो कोई सर पैर नहीं है, हम कोई एक ऐसा मकूल आदमी नहीं। अभी मैं देख रहा था कि वहाँ पे जिम्बाब्वे में इरानियन एम्बेसी जो है उन्होंने ट्वीट किया कि ट्रंप स्पीक अप, वी आर बोर्ड, हम बोर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नया बोलो, क्योंकि वो लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के ऊपर है। तो सूरत हाल इस तरह की है कि डोनाल्ड ट्रंप के फरमा रहे हैं कि 200 फीट के अंदर जो बंदा भी है जो आया यहाँ के ऊपर वाइट हाउस में, मैं उस सबको माफ़ कर दूंगा, मतलब प्रेसिडेंशियल पार्डन दे के जाऊँगा। और जो उन्होंने किया आपको याद होगा 2021 के अंदर जो कैपिटल हिल पे जिन्होंने अटैक किया उन सबको उन्होंने माफ़ कर दिया। तो उनसे तो कोई माकूल बात की तवक्को नहीं की जा सकती। तो मुझे स्पॉइलर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी बड़े नज़र आते हैं। देखिए वो अनहिंज्ड एक मेंटल डिक्लाइन केस है, उसके हवाले से काफ़ी क्लियर है। अगर थोड़ी देर के लिए अपना ट्विटर हैंडल जो है या सोशल ट्रूथ जो है उसको बंद करके फॉरेन ऑफिस के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हें काम करने दें, तो मुझे लगता है शायद मामला जो है उस समत की तरफ जा सकता है जहाँ के ऊपर दुनिया अमन का रास्ता तक रही है। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर शाजिया, आपने भी लबनान की बात की थी, तो ये एक बात सामने आई कि नेतन्याहू कहता है कि लबनान से मैं डायरेक्ट जो है वो उनकी क़यादत से बातचीत कर रहा हूँ, तो ईरान को लबनान की साइड लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जंगबंदी में लबनान का जिक्र होना चाहिए। तो ये जो मंडे को या ट्यूसडे को वहाँ पर भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका क्या इस पे इफ़ेक्ट आप देख रही हैं, और क्या जो है लबनान वाला मामला भी इसी तरह से हल हो सकता है? मुज़ाकरात देखें, हिजबुल्लाह को बिल्कुल इजराइल के साथ किसी मुज़ाकरात में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उनकी तो हिस्ट्री है मुज़ाकरात सैबोटेज करने की और लोगों को असैसिनेट कर देने की। तो और वो कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ट्रंप के बारे में उस्मान भाई बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो बयान देते हैं और मैं उनकी गुफ्तगू हमेशा बहुत इंजॉय करती हूँ। बड़े लाइटर नोट पे वो इतना कुछ समेट के बता के चले जाते हैं। तो उसमें ट्रंप के साथ तो हम ये कर सकते हैं, जो है हमारा एक जो रिश्ता सा बन गया है इंजॉय करने का। लेकिन नेतन्याहू एक बहुत ही सिनिकल, क्लेवर, इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत बड़ा मैनिपुलेटिव है
और वो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं है। उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं, उसने क्या करना है, किस तरह से उसने अब मजीद सरवाइव करना है, वो सब कुछ क्लियर है। और वो उसकी लेगेसी और उसका सर्वाइवल दोनों कंडीशनल हैं, मशरूत हैं इस बात से कि वो अपनी क्या लेगेसी छोड़ के जाता है। और उसकी लेगेसी में अगर उसकी टेरिटरी एक्सपैंड नहीं करती है और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग कमजोर नहीं होते हैं, तो उसकी कोई लेगेसी नहीं है और उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इवन किसी इजरायली को भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारी उनके बारे में ओपिनियन क्या है। दे डोंट केयर। उनका ये समझना है कि हमारा मिशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लोगों ने तो जो कहना है वो कहते ही रहेंगे। तो हिजबुल्लाह का कोई फ्यूचर इस किस्म का नहीं है इसराइल के साथ बायलैटरल डायलॉग में जाने का। और खास तौर पे जो लेबनान की इस वक्त की गवर्नमेंट है, जो उनके क्रिश्चियन जो उनके सदर हैं, उनकी जो है हिजबुल्लाह की तरफ सही। जो है वो काफी उनको प्रेशराइज कर देते हैं और काफी ज्यादा वो इजराइल की मुट्ठी बिल्कुल। में है। तो वो वहाँ सिचुएशन बहुत बहुत मुश्किल और बहुत आपके ज्यादा ख्याल में वहाँ क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो काफ़ी मुश्किल और क्रिटिकल है, देखना और होगा कि मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो आगे कितना फासला तय करता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का आने वाले दिनों में मज़ीद क्या रोल होता है। फिलहाल हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप लोग हमारे साथ वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा उस्मान साहब, साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा है जवाद ज़रीफ साहब, उन्होंने कहा था कि अगर यूरेनियम अफजूदगी छोड़ दी जाए और उसके बदले में ईरान अपने तमाम दीगर मुतालिबात मनवा ले तो एक अच्छी ऑफ़र होगी। लेकिन जो हालिया जो क़यादत उनकी पाकिस्तान में मौजूद रही है बाक़िर कालिबाफ की क़यादत में, उन्होंने शायद इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि जो बेहतरीन ऑफ़र की जो बात हो रही थी, तो अगर ऑफ़र यहाँ तक हो कि आप ज़ीरो यूरेनियम अफजूदगी कर दें और आपके बाकी मुतालिबात मान लिए जाते हैं, तो फिर क्या फ़ैसला होना चाहिए? देखिए जी, मेरे ख्याल में जो उन्होंने 40 दिन गुजारे हैं और जो देखे हैं, और फिर एक ऐसे वक्त में जबकि आपने उनकी तमाम वो टियर एलिमिनेट कर दी जो आपके साथ मुज़ाकरात करने की ख्वाहिशमंद थी, तो अब ज़ाहिर बात है हार्ड लाइनर जो हैं वो वहाँ के ऊपर आगे हुए हैं। और ये रिफॉर्मिस्ट थे, हसन रूहानी के साथ है जवाद ज़रीफ़ है। तो मेरे ख्याल में सोच का भी काफ़ी हद तक फ़र्क आया है। और फिर वो देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा ये फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट है, ये दोबारा से उन्हें लगता है कि अनफोल्ड होगा, तो हम उस ऑप्शन की तरफ जाते हैं जिसमें लिबिया इराक मॉडल की बजाय इंडिया पाकिस्तान जो है उसको वो एस्पायर कर रहे हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है। नॉर्थ कोरिया उनके सामने है, तो एक ऐसी दुनिया के अंदर वो नहीं चाहते कि वो हर वक्त जो है ख़तरे के साए के अंदर रहें, क्योंकि इजराइल ने तो बाज नहीं आना, वो तो ये चीज़ें करता रहेगा, क्योंकि उसकी एक्सपेंशनिस्ट सुप्रेमेसिस्ट जो आप कह लें आइडियोलॉजी है, उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें वही प्ले बुक और पैटर्न आपको गज़ा के अंदर नज़र आ रहा है, और सॉरी लेबनान के अंदर नज़र आ रहा है। क्योंकि दाहिया डॉक्ट्राइन क्या है कि निकलने से पहले फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है वहाँ पे। 2000 से ज़्यादा उन्होंने बंदा शहीद कर दिया, डेसीमेट कर दिया मुकम्मल तौर के ऊपर उस एरिए को, और एक इम्प्रेशन देने की वो कोशिश कर रहे हैं वेस्ट एशिया के अंदर तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को कि इस तरीके से। तो मेरे ख्याल में एक ऐसे एरिए के अंदर जहाँ पे आपको एक परमानेंट जो है हेजमोन, जो कि मैं उसे ऑफकोर्स हेजमोन नहीं समझता, ईरान ने जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल पोजीशन अपनी मुस्तहकम की है और अपने इंडिजिनस ग्राउंड के ऊपर जो टेक्नोलॉजी थी जिसको पूरी दुनिया ने देखा है, और ना आयरन उनके डॉम चले, ना एरो 3 चला, ना डेविड स्लिंग चला, और फिर जिस तरीके से उनका मिलिट्री हार्डवेयर यहाँ से जिल्लत समेत के पीछे की तरफ गया है, तो मेरे ख्याल में इट स्पीक्स वॉल्यूम। तो ईरानियन नहीं चाहेंगे कि वो जवाद ज़रीफ़ का एक अपना मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन ईरान मेरे ख्याल में ये आप देखें कि ये सबसे पहली चीज़ इसी के साथ तो जुड़ी हुई है कि गारंटी कौन देगा आयरन क्लॉड उन्हें कि वो ये विशियस साइकिल को रिपीट नहीं करेंगे जिसमें जंग है, जिसमें जंगबंदी है और फिर दोबारा से अटैक है। तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल ईरानियन जो है इस चीज़ के ऊपर वापस चले जाएं। ये लेवरेज तब था, मैंने आपको कहा ना, ये वो दुनिया नहीं है, ना अमेरिका वो अमेरिका, ना ईरान वो ईरान है। तो ईरानियन असर्ट करना चाहते हैं, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका यहाँ के ऊपर नहीं रहेगा। और मैं और आपको बात बता दूँ, मिडल जो पार्स हैं जिस तरह से पाकिस्तान भी है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें अपना ग्लोबल इम्प्लीकेशन रखती हैं इस हवाले से। तो अच्छा वैसे उस्मान साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ना ईरान वैसा ईरान रहेगा, ना अमेरिका वैसा अमेरिका रहेगा, दुनिया भी वैसी दुनिया भी वैसी नहीं रहेगी। लेकिन मशरिक़ वुस्ता के हवाले से भी कहा जा रहा है कि मशरिक़ वुस्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन डॉक्टर शाज़िया, मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं उन्होंने इस जंग से क्या सबक सीखा है? उन्होंने इस जंग से ये सबक सीखा है कि उनको अपनी चीज़ों को फंडामेंटली चेंज करना चाहिए। बहुत मिन्स में अपने अल्फाज कर रही हूँ, बहुत सोच सोच के बोल रही हूँ कि उनको अब देखना पड़ेगा कि उनका फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। और ये बात टोटली अंडरस्टैंडेबल है कि चीज़ें जो है वो महीनों में, इवन सालों में हिस्ट्री की, तो उसमें साल भी कोई चीज़ नहीं होते, तो अनफोल्ड नहीं होती।
तो जो भी ये बात हो रही है कि जी वहाँ पे जो बेसिस हैं वो रातों में महीनों में, ऐसा नहीं होता। और फिर रिश्ते होते हैं पुराने, तो ये जी। चीजें स्टार्ट हो गई हैं, ये ठीक। स्टार्ट हो गई हैं, इनको टाइम लगेगा, लेकिन अब ये रिवर्स नहीं होगी। और ठीक। गल्फ में भी यही होगा कि डाइवर्सिफिकेशन इकोनॉमिक और सिक्योरिटी की ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हुई है। इस वॉर से भी पहले स्टार्ट हो गई हुई है, बहुत पहले से स्टार्ट हो गई हुई है, बिल्कुल। बहुत खामोशी से स्टार्ट हो गई हुई है। कोई उसके ऊपर जो है वो बैनर नहीं लगा रहा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि ये रियलाइजेशन होना कि जो एक चीज जिस पावर पे तकिया था, थोड़ा सा उससे हटकर हमें उस वो भी रहे, थोड़ा सा बिल्कुल। हटके भी होना चाहिए। बिल्कुल अब डॉक्टर शाजिया रिसेंटली कतक जो कलामी है की एक माजरत, जो आपने डेवलपमेंट, आपने बड़ा बड़ा अहम नुक्ता उठाया है और इस वक्त खलीजी ममालिक जो है उस पर सोच भी रहे हैं। इस वक्त हमें दिफाई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो सर बताइएगा कि क्या दोबारा से कशीदगी आपको नजर आ रही है या अब हम एक अच्छे ट्रैक पर पड़ चुके हैं, मुज़ाकरात अपना रास्ता जो है वो आगे बनाएंगे और कामयाबी से किसी मुआहदे तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, अगर दोनों साइड्स चाहें तो ये मुआहदे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो डेफिसिट है ना, ट्रस्ट डेफिसिट, खासतौर पे ईरान का जो अमेरिका पर है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी अगर पूछा, मैं तो अमेरिका को भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हूं। वो जब तक वो गैप आप पूरा करने की जरूरत है, उसके लिए अगर कोई बीच में लोग ऐसे आए जो इस ट्रस्ट डेफिसिट को कम कर सकते हैं तो बात बनती है। पाकिस्तान ने कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश है, और उसमें कामयाबी भी हुई है। दूसरा तो यह है कि दोबारा जंग शुरू हो जाए। ट्रम्प साहब पहले ही जो उनके पहले बेड़े थे वो मौजूदा खिते में, जो फौजें लेके आए थे मौजूद है यहाँ पे, और उनके जो बाकी इस खिते में जिनके साथी हैं वो भी सब मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो मेथड, जैसे मेथड इन द मैडनेस, ट्रम्प साहब को हम सब कुछ कहते हैं, वो उनकी बातें जी पे मत जाइए। अब सिर्फ ये देखते रहिए कि अमेरिका कर क्या रहा है, ये अमेरिका क्यों कर रहा है, ये अमेरिका के वो मकासद हासिल नहीं हो सकते। आज मैं सिंगापुर के जो वज़ीर ख़ारिजा उनका एक मैंने बयान सुना, और वो बड़ा हैरान कुन बयान था। वो बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि भाई ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसको ईरान क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 21, इनकी तो नैरोस्ट पॉइंट जो 21 किलोमीटर है। उन्होंने कहा जो स्टेट ऑफ मलाका इसको कहते हैं, मतलब अबनाए मलाका, उन्होंने जोर दे के इसको अबनाए सिंगापुर कहा, और कहा कि ये नैरोस्ट पे 2 किलोमीटर है, और दुनिया की बहुत ज्यादा तजारत स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से ज्यादा तजारत यहाँ से होती है। तो कहने का उनका मकसद बड़ा वाज़ेह था। आपको यही पता सिंगापुर की लीनिंग किस तरफ है। अगर ये बात होगी तो हम ये बंद कर सकते हैं। वो चाइना को भी थ्रेट कर रहे थे। तो इशूज जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, आप उनकी बातों में मत जाइए, सब ये देखिए अमेरिका कर क्या रहा है सही। और उनके जो हवारी है वो क्या कर रहे हैं। अमेरिका को इस खित्ते से जब तक नहीं निकालेंगे बात नहीं बनेगी, और अमेरिका को इस खित्ते से निकालने का काम शुरू हो चुका हुआ है। सही। और ईरान को ये क्रेडिट दें आप, तो उन्होंने इसमें जितने उन्होंने नुकसान उठाया है, इसकी वजह से देखिए सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात तो पहले बहुत अच्छे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतर हो गए हैं। सऊदी अरेबिया, कतर, बिल्कुल जनरल साहब, कुवैत, कतः कलामी की बहरीन, माजरत, लेकिन आपने बड़ा ये अहम जुमला जो बोला है, आपने कहा है कि जब तक अमेरिका को इस खित्ते से निकालना नहीं होगा, और अमेरिका को खित्ते से निकालने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, और इसका क्रेडिट जो है वो ईरान को जाता है। फिलहाल के लिए जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया, उस्मान शाहिद, वड़ैत साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।